दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रचना सेवक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चर्चाएं खास। और इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और इस खास चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज चर्चा की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के साथ। सर, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा और इसके साथ साथ सुक्खू सरकार पर भी संकट आया जो कि टल गया है। और साथ के साथ कांग्रेस के व्हिप की उल्लंघना करने की वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य करार दिया है। तो इस सारे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, आपने दो बातें कही जी। एक तो संकट टला, संकट नहीं टला। संकट सिर्फ है अभी, क्योंकि विक्रमादित्य अभी मिलके आए पंचकूला, जो बागी विधायकों के साथ मिलके आए उनको हर पंचकूला में, और उसके बाद दिल्ली चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपने फेसबुक से जो पीडब्ल्यू मंत्री पद की जगह हिमाचल का सेवक लिख दिया। इसका मतलब ये सीधा है। और उनके जो मदर हैं प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से जो नेता आए उनको भी और टीवी पे भी ये कहा कि असंतोष की भावना थी, हमारे कार्य नहीं हुए, हमें वो मान सम्मान नहीं मिला, जबकि सरकार स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के नाम के साथ ही लोगों ने इस आशा के साथ ही वोट दिए थे। और वो उनके जो वहाँ पे प्रतिमा लगाने के लिए भी सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। हाँ। तो ये रोष चल रहा है। रही बात जो 6 स्पीकर महोदय द्वारा जो 6 बागी कांग्रेस योग्य करार दिए गए, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। तो अभी वो मामला लटक जाएगा, क्योंकि जो उनको अयोग्य घोषित किया गया वो क्रॉस वोटिंग के लिए नहीं किया गया। उनको ये कहा गया है कि आपने बजट पारित करते के समय जो व्हिप जारी की थी उसका उल्लंघन किया, क्योंकि राज्यसभा की वोटिंग में क्रॉस वोटिंग गिनी नहीं जाती आत्मा की आवाज के हिसाब से, जो उस हिसाब से वो लागू नहीं होता। तो उन्होंने दूसरे कर दिया। तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व ने 3 आदमी जो 4 भेजे, हुड्डा साहब या कर्नाटक के डिप्टी सीएम या एक और, तो उन्होंने 6 मेंबरी तालमेल कमेटी बना दी और इतनी जल्दी में वापस चले गए कि बस काम निपट गया। जबकि ये एक बहुत, वो इसको कहते हैं कि जो फर्स्ट एड दे के तो निकल गए, होना तो ऑपरेशन चाहिए था कि क्यों शुरू और कैसे हुआ। और जहाँ तक सीएम सुखविंदर सुक्खू जी है, उन्होंने बाकियों को आस्तीन का सांप कह दिया। तो ये जो दरार बढ़ गई अब, और समस्या ये है कि सुखविंदर सुक्खू सरकार विश्वास खो चुकी है। सिर्फ आंकड़ों का खेल है, क्योंकि आंकड़े अभी वो नहीं करते, नहीं तो दल बदल के हिसाब से वो निकल जाते। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जो 6 बाकी हैं उनके साथ 3-4 और भी संपर्क में है, और भाजपा के एमएलए भी संपर्क में है, ये भी कांग्रेस के भी और संपर्क में है। तो ये संकट किसी समय भी दोबारा एक दफा फिर उठेगा। तो ये जो धड़ेबंदी की बात है, ये जिस दिन सुखविंदर सुक्खू जी ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली थी उससे पहले की चल रही है। और उनको भी पता था कि मेरा विरोध वीरभद्र धड़ा कर रहा है। और क्योंकि ये शुरुआत तो वीरभद्र सिंह जी के समय में हुई थी, क्योंकि उन्होंने सुखविंदर सुक्खू को जो विधायक बनाते, जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो अपनी राशि ठाठ में रहे, क्योंकि उनको लगता था कि मेरे कांग्रेस हाईकमान के साथ संपर्क है। तो दूसरी तरफ सुक्खू जी अपने जो अगली लाइन के पंक्ति थे, जो वरिष्ठ नेता थे, उनके संपर्क में थे। तो क्योंकि यूथ कांग्रेस से निकल के ऊपर बढ़े थे, जमीनी एक साधारण परिवार से आगे मेहनत करके अपने बलबूते पे बढ़े। लेकिन टकराव बढ़ता गया, क्योंकि राजा वीरभद्र को लगता था कि ये सुखराम जी के नजदीक है, जो उनके धुर विरोधी थे। लेकिन वो जो एक, चलो ये एक बैक पृष्ठभूमि होगी, पर जिसको सत्ता मिले, मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी उपलब्धियों में जब सब मिल गया, जब उनको एक तरफ उनका राज चीन तक पहुंच गया, एक अफगानिस्तान उधर, तो उन्होंने अपनी उपलब्धि में लिखा कि मैं जो एक तो परमात्मा की कृपा से, दूसरी सलाहकारों के साथ, तीसरी अपनी शक्ति के, तीनों से मिलकर मैं इस जगह पे पहुंचा।
और पहुंचने के बाद क्या किया उन्होंने, कहा कि मैंने जिन्होंने मेरे गले तक, गिरेबान तक हाथ डाला था उनको भी क्षमा की, तो उनको अपने साथ चलाया। तो ये चीज सुखविंदर सुक्खू जी को समझनी चाहिए थी कि अब वो मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनको वीरभद्र धड़े को उतना मान सम्मान बेशक उनके साथ अतीत में हुआ था, लेकिन जहां वो पहुंच गए थे वो परमात्मा की कृपा थी कि वहां से एक साधारण बार से निकल के अपने बुलबुल तक पहुंचे। उनकी ये पहल होनी चाहिए थी कि मैं दूसरे धड़े को मान सम्मान दूं, जो मेरे साथ हुआ है वो कम से कम आगे ना हो, तभी जाके स्मूथ वर्किंग चलेगी। वो नहीं हुई। अब स्थिति ये है कि लोकसभा चुनाव सिर पर है और जितनी बयानबाजी होगी और जो घटनाक्रम हो चुका है उसके बाद कोई, मैं नहीं समझता कि इनका कोई आपस में होगा। अब तो एक ही स्थिति बनेगी कि मुख्यमंत्री बदलो, अगर नहीं बदला जाता तो और चुनावों से पहले ये फिर एक विभाजन होगा। क्योंकि देखिए मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री है, वो भी वीरभद्र गए, जो कांग्रेस अध्यक्ष है वो भी, वो तो उनकी पत्नी है और एक बेटा, तीन तो ये आगे वरिष्ठ बैठे हैं और इनके साथ और कितने बैठे हैं। अच्छा, जो 6 बागी हैं उनमें से भी जो है उनका अपना वजूद है। और दूसरी बात यह है कि वो किसी लालच में नहीं गए, वो सिर्फ इसलिए गए कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। बिल्कुल। एक होता है कि ओहदे के लिए जाना, पार्टी को छोड़ना, या पार्टी को, उन्होंने ना धन के लिए छोड़ा ना ओहदे के लिए छोड़ा, वो अपने सम्मान के लिए, और जो उनके साथ व्यवहार हुआ उसको देखते हुए उनकी वो एक भावना आई। और वो भावना अभी भी एक धड़ा अंदर बैठा उनका दूसरा, जब 3 तो ये मैं आपके नाम ही लिए, इनके साथ आगे और भी होंगे। तो ये कांग्रेस नेतृत्व जो इस समय मैं समझता हूँ कि उसका ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि अगर उसने सरकार बचानी है चुनावों से पहले, तो उसको ये चाहिए कि एक जहां पर आकर कोई भी एक स्थायी हल ढूंढे। और स्थायी हल मैं नहीं समझता एक समय जो एक वो बागियों को आस्तीन का सांप कह रहे हैं तो वो मान्यता हो जाएगी। तो एक न्यूट्रल आदमी मेरे हिसाब से उनको आज नहीं 10 दिन 15 दिन में जाएगी, क्योंकि अदरवाइज ये सरकार चलनी मुश्किल है। तो परिस्थितियां इसको जा रही हैं कि जो घटनाक्रम जो हो चुका उसको वापस तो अब आ नहीं सकता। तो अगला रास्ता बनाने के लिए अगर सरकार बचानी है, नहीं तो सरकार टूट जाएगी इलेक्शन से पहले पहले, क्योंकि ये बीजेपी ने इसमें कुछ नहीं करा, अंदर से ही ज्वार भाटा निकला है और वो ही फूटा आपस में। तो इसको संभालना कांग्रेस का कर्तव्य है। विपक्ष तो संभालेगा ही, अगर ये नहीं संभालेगा तो विपक्ष तो संभालेगा ही। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस पे वो आत्मचिंतन करें और राष्ट्रीय नेतृत्व को एक जैसे होता है मजबूत कठोर निर्णय लेके ये परिस्थिति को संभालें, नहीं तो बिगड़ जाएगी स्थिति में। जी, आगे बात करेंगे। चर्चा का विषय है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में ये बात कही है कि पूर्व अकाली भाजपा गठबंधन सरकार ने सुख महल होटल के निर्माण के लिए सुखबीर बादल के पक्ष में नींबू को तोड़ा मरोड़ा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि 2009 में जो इको टूरिज्म नीति लाई गई थी वो भी सुखबीर बादल के सुख महल होटल के निर्माण के लिए लाई गई थी, क्योंकि उसमें किसी और होटल को शामिल नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ बरगाड़ी बेअदबी कांड जो हुआ उसमें कोटकपूरा में सिख संगत पर जो गोलियां चलाई गई उसकी जो जांच कर रही है एसआईटी, उन्होंने भी पूरक चालान पेश कर दिया है। तो ये दोनों ही जो मामले हैं वो सुखबीर बादल से जुड़े हुए हैं। इन दोनों घटनाक्रमों को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, इसमें इसके 2 पहलू हैं जी। एक तो कानूनी पहलू है, बिल्कुल, एक राजनीतिक पहलू है। हम राजनीतिक पहलू की बात करें, कानून अपनी जगह कार्य कर रहा है। उन्होंने बेअदबी मामले में चालान पेश किया, उसमें सुखबीर बादल और उस समय के तत्कालीन डीजीपी सैनी और उनके साथ और आदमी जो डीआईजी है उनके नाम लेके चालान, पूरक चालान जो भेजा है वो हुआ। और दूसरा आ गया जो सुख विलास होटल की आपने 2009 की बात करी है, तो अकाली दल ने उसका 108 करोड़ की उन्होंने कहा राजस्व से जीएसटी और वैट की जो छूट ली है, तो उसे सिर्फ इन्होंने उठाई और किसी ने आई। अकाली दल का आज ही बयान आया कि नहीं, मोहाली में होटलों ने भी और होटलों ने भी लिया और उद्योगपतियों ने भी ये लिया है कि अकेला नहीं है। मान सरकार माफी मांगे मान व्यक्तिगत रूप से, नहीं तो हम मानहानि का दावा करेंगे। ये एक चीज होगी। दूसरी बेअदबी का मामला आपने बोला,
अब इसमें जो राजनीतिक पहलू है, देखिए ये कानून तो जो हिसाब से चलेगा, पूर्व चलान पेश हो गया, इसके जो सुख विलास होटल को लेके जो है वो अभी साबित अभी कुछ नहीं, आरोप है अभी। और उसको लेके इससे पहले जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी उन्होंने भी ये आरोप लगाए थे, लेकिन मामला बीच में रह गया। अब इन्होंने कहा है कि हम आगे तथ्य की जानकारी कर रहे हैं और करेंगे। वो कानून अगर ये भी कोई मुकदमा दायर करते हैं तो वो आगे की बात है। लेकिन समस्या यह है कि लोकसभा चुनाव सिर पर खड़े हैं। अकाली दल बादल जो है वो मुख्य पार्टी रही है पंजाब की, और विशेष रूप से सिखों के हित को लेकर। तो अब उसके जो सर्वा है वो सुखबीर बादल है। बिल्कुल। अगर सुखबीर बादल कानूनी रूप से, मैं समझता हूँ अभी टाइम लगेगा, साल 2 साल में 6 महीने क्या स्थिति बनती है उसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसका राजनीतिक असर तो आज ही हो सकता है। बिल्कुल। अगर महीने 20 दिन में कोई और फैक्ट सामने आते हैं सुख विलास को लेकर या बेअदबी मामले को लेकर जो और चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सुखबीर बादल के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह हो गया है। क्योंकि साख, अगर उनकी अपनी साख प्रभावित हो जाती है तो अकाली दल के प्रधान बनना भी मुश्किल होगा और चुनावों में अपनी जगह बनाने में मुश्किल होगी। तो ये एक अग्नि परीक्षा है, उसमें से निकलना ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट जो इसका आया वो ये कि भाजपा बीजेपी के साथ जो गठबंधन की बात चल रही थी वो रुक गई। अब तो बेअदबी के मामलों में बीच में आ गया, सुख विलास भी आ गया। ये इतने बड़े 2 मामले हैं। इससे पहले कृषि आंदोलन, कानूनों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, तो ये इतने बड़े मामले सामने 3-4 बड़े आ गए हैं, जिसके लिए सुखबीर बादल या विशेष रूप से अकाली दल को अपनी नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि क्या स्थिति है। अगर वो नहीं करते चुनावों से पहले, ये लोगों को, मतदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकते, तो इसका कुप्रभाव उनके लोकसभा चुनाव में भी होगा और अगले विधानसभा चुनाव में, और फिर वे एक केंद्र बिंदु सुखबीर बादल बनेंगे। उनकी रिप्लेसमेंट की भी मांग हो सकती है अगर थोड़ी बहुत भी इसमें कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनती है और कोई आंच आती है, तो ये बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि ये एक तरह, मैं समझता हूँ सरदार प्रकाश सिंह बादल जाने के बाद सबसे बड़ा जो कठिन दौर है वो ये है। अगर ये दौर निकल जाता है तो मैं समझता हूँ कि फिर ये अपनी जो विरासत है उसको संभाल जाएंगे, नहीं तो डगमगा जाएंगे। मेरी ये स्पष्ट सोच है इस बार। बिल्कुल। प्रोग्राम चर्चाएं खास में आगे बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। सर, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और उसके साथ साथ जायदाद हड़पने के मामले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ पार्टी की तरफ से भी उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो शेख की गिरफ्तारी क्या उन महिलाओं के लिए एक उम्मीद है, एक इंसाफ की आस है जिनको शेख की प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है? और आप शेख की इस गिरफ्तारी के क्या राजनीतिक मायने देखते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, शेख की गिरफ्तारी को लेकर अभी तो कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे उधर बंगाल के, तो वहां पे भी उन्होंने इसको मेन मुद्दा ही बनाया, शेख शाहजहां का पकड़ा जाना, संदेशखाली की मसला। देखो शुरू कहाँ से हुआ। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला कोई 5,000 से 10,000 करोड़ के बीच में फिगर बनते हैं। 5,000 करोड़ ज्यादा में लाखों करोड़ों का घोटाला। और ईडी गई, उसके जो केंद्र बिंदु था वो शेख शाहजहां था। तो ईडी के अधिकारी वहां पे गए संदेशखाली, और उनके ठिकानों पे उन्होंने जब छापा मारना था, जो उसकी गिरफ्तारी के लिए गए, तो उसके और उसके समर्थकों ने उन पे हमला किया तो वो गाड़ियाँ, शीशे सारे टूटे और अधिकारी भी। उसके बाद उनके FIR दर्ज हुई और वो वहाँ से फरार हो गया। और जब फरार हो गया तो जो 55 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, उस 55 दिनों में ये भी भ्रम डाला गया TMC की तरफ से कि इसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं कर रहे कि कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि इसको भी गिरफ्तार। उच्च न्यायालय ने खुद वहाँ पे संज्ञान लेते हुए कहा कि नहीं, हमने कोई गिरफ्तारी नहीं, रोक लगाई, इसको पकड़ो। उसके बाद उन्होंने ये गिरफ्तारी पे। और इस 55 दिनों में जब वहाँ की संदेशखाली की जो औरतें थी, वो सारा हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, तो वो औरतों ने, पुलिस जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई, भाजपा की तरफ से आई, महिला आयोग की तरफ से आई, उनको भी वहाँ पे स्थानीय पुलिस ने पहले रोका, पर उसके बावजूद भी औरतों ने अपने बयान दिए पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, सबके, कि हमारे साथ बलात्कार भी हुआ है, हमारे साथ दुर्व्यवहार भी होता रहा, हमारी पिटाई भी होती रही, हमारे
मर्दों को भी कूटते रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मंशा ये होती थी कि हमारी ज़मीनें उन पे कब्जा करना, और उन्होंने कब्जा किया भी, और कब्जा करके वहां पे तालाब बना के वो मछली का काम करता था। एक तरह से डॉन था, उसको एक राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। और ये इसका ये भी कहते हैं कि ये बांग्लादेशी का कोई, और इसने एक अपनी जिंदगी एक भट्टा मजदूर की शुरू की, और आज ये 2000 करोड़ के ऊपर का मालिक है। उसकी सब इतने 20-25 साल में इसने इतनी संपत्ति बना ली। और ये जो टीएमसी ने इसको संरक्षण दिया, या जो आपने 6 साल किए, तो तब किया जब वो केस दर्ज हो गए, उससे पहले तो उसको बचाव भी करते रहे। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दलों के लिए भी, या हम जो पीछे हमेशा ये बात चलती है कि राजनीतिक अपराधीकरण, ये उसका नवीनतम उदाहरण है। एक अपराधी को जब राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है, उसके पीछे सत्ता हो जाती है, तो कैसे वो कानून को अपने हाथ में लेता है, तोड़ता है, और अपने जो दादागिरी वहाँ पर आते हैं, वो सामने एक जग जाहिर है। तो ये एक शर्मनाक बात है, दुखदाई बात है। ये हमारे जो नेता लोग हैं या राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसे लोग राजनीति में आ गए तो हमारा भविष्य क्या होगा, भारत का भविष्य क्या होगा, और समाज का भविष्य क्या होगा। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दा है। इस पर बड़ी गहराई से और गंभीरता से सोचकर सारे दलों को निर्णय लेना चाहिए कि हम कम से कम टिकट ही उस आदमी को ना दें जो चुनाव में ना उतारें, जिसकी ये भूमिका हो। तो ये एक राजनीतिक अपराधीकरण का, मैं कहता हूँ, ऐसा पहलू, कमजोर पहलू जिसको हम कह सकते हैं हमारे सारे सिस्टम के व्यवस्था का। दुख वाली बात है, दुख वाली बात है, बिल्कुल सही। और आज जो अगली चर्चा का विषय है वो है जो ड्रग की इतनी बड़ी खेप प्राप्त की है, पुलिस की तरफ से पकड़ा गया है। सर, हाल ही में गुजरात में 3100 किलोग्राम ड्रग की खेप जो है वो पकड़ी गई है, और भारत की समुद्री सीमा में ये अब तक की सबसे बड़ी खेप है जो पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। और 2000 करोड़ रुपए की इस खेप के साथ साथ कुछ विदेशी नागरिकों को भी पकड़ा गया है। तो भारत की युवा पीढ़ी के खिलाफ ऐसी विदेशी ताकतें जो हैं पीछे काम कर रही हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है कि कैसे युवा पीढ़ी को इन सबसे बचाया जा सकता है? देखो, ये गुजरात जी समुद्र सीमा साथ लगती है, बिल्कुल, पंजाब इधर पाकिस्तान सीमा साथ लगती है। तो ये दोनों सीमाई प्रदेश हैं, पंजाब भी और गुजरात भी। पंजाब में आज अगर 30 साल पीछे हम जाएं तो वहाँ उस समय थोड़ी धीरे धीरे चर्चा हुई थी कि नशे वहाँ से आते हैं, और रास्ता बना था कि काबुल से आतंकवाद के वहाँ पे ग्रोथ है, वहाँ से फ्रंटियर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब या जम्मू कश्मीर के रास्ते इधर से। 30 साल में स्थिति ये हो गई कि पंजाब की कि जो रास्ता था नशे जाने आने का, वो खुद नशे की दलदल में फंस गया। ठीक है। और उसी तरह गुजरात सीमा, वो क्योंकि समुद्र पड़ता है, जहाज में बड़ी खेप आती है, तो उसका भी लक्ष्य तो यही है। तो यहाँ पंजाब में तो डीजीपी गौरव यादव ने पिछले महीने से मैं एक विशेष टीम का गठन किया हुआ जो नशा और इसे पकड़ने के लिए, और उधर सीमा सुरक्षा दल भी है जो 50 किलोमीटर में अब सरकार ने उनको ताकत दिया, ड्रोन के माध्यम से आते हैं। रोज कोई ना कोई नित्य दिन कोई ना कोई खबर आती है ड्रोन के माध्यम से, ये आ गया, वो आ गया, पकड़े गए, यहाँ भी पकड़े जा रहे हैं, वहाँ भी पकड़े जा रहे हैं। मसला यह है कि पंजाब में एक कहावत है कि जब आदमी को लगता है कि मेरा बदौती मेरा ताकतवर है, मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं उसको हरा नहीं सकता या उससे बदला नहीं ले सकता, तो वो फिर उसके बच्चों से प्यार करके उसको नशेड़ी बना देता है। यही स्थिति आज मैं समझता हूँ पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान की है। उनको लगता है कि हमने 1971 का जो बदला या जो हिंदुस्तान बढ़ते कदम रोकना है, तो इसका यही है कि इसकी युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में फंसा दें, वो चाहे गुजरात से आए, इधर से आए, जम्मू कश्मीर से आए। तो ये तो एक सीमा सुरक्षा दल और स्थानीय पुलिस दोनों का काम है। दूसरा, केंद्र सरकार को भी एक, या प्रदेश सरकार, सबको मिल के वो जागते रहो का एक नारा है कि हम अपने युवा पीढ़ी को भी ये इस बात के बताएं कि नशा जो है हमारे विरोधी या देश विरुद्ध जो उनकी एक चाल है, इसे बाहर बचना है। सीमाओं पर हमें सतर्क ज्यादा होना पड़ेगा, और भारत के बीच में हमें एक अभियान चलाना पड़ेगा कि अपने युवा पीढ़ी को बताना होगा कि नशे की दलदल में बचें, नहीं तो हम आपका भविष्य खतरे में, और अगर भावी पीढ़ी नशे में फंस गई तो देश का भी खतरे में है। तो इसे एक गंभीर विरोधी देशों का, भारत विरोधी शक्तियों का एक अभियान है, उसके विरुद्ध
उसी तरह एक राष्ट्रीय स्तर का एक मैं समझता हूँ योजना भी बने और प्रदेश स्तर पर उसका कार्यान्वित किया जाए, तभी बात बनेगी। अदरवाइज इसमें अगर थोड़ी सी भी हमने लापरवाही दिखाई तो नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक स्लो पॉइजनिंग है। धीरे धीरे करते करते कब शरीर में पूरा विष घुल जाए पता भी नहीं चलेगा, तो उसको रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ जी। तो आज प्रोग्राम चर्चाएं खास में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।